हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के 4th सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है इकोनॉमिक बॉटनी, एथनोमेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि डोमेस्टिकेशन क्या होता है, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी को भी हम कवर कर चुके हैं, और पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में। प्लांट इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर 1 में कवर कर चुका हूं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के अंदर हम जानेंगे एजेंसीज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर प्लांट इंट्रोडक्शन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल एजेंसीज है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। इसके बाद जो तीसरी वीडियो होगी उसमें हम कवर करेंगे इसके प्रोसीजर के बारे में, प्लांट इंट्रोडक्शन का क्या प्रोसीजर है, मेरिट एंड डीमेरिट पॉइंट के बारे में, और इस तरह से हमारा जो प्लांट इंट्रोडक्शन का टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए एजेंसीज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर प्लांट इंट्रोडक्शन का जो कार्य है उसका मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मुख्य उत्तरदायित्व है, वो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स को सौंपा गया है, यानी NBPGR को सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त जो पर्टिकुलर विशेष फसलों के लिए जो क्रॉप्स प्लांट होते हैं उनके लिए प्लांट इंट्रोडक्शन का कार्य जो है वो भारत में अन्य केंद्र भी कर रहे हैं, यानी इसके अलावा और भी कई सारे सेंटर्स हैं जो कि इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे देहरादून में स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि फॉरेस्ट ट्रीज के प्लांट इंट्रोडक्शन का कार्य करता है। FRI में आप लोगों ने डेफिनेटली आपने विजिट किया होगा, क्योंकि टूरिस्ट की तरह भी आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं। इसी टाइप से निम्न विभिन्न केंद्र अपने अपने क्षेत्र पर, यानी अपने अपने एरिया में प्लांट इंट्रोडक्शन का कार्य सदैव करते रहते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एरोमेटिक व मेडिसिनल प्लांट के लिए, इसके अलावा सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि चावल के लिए, सुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि गन्ने के लिए है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट आलू के लिए, इसके अलावा स्टूडेंट सेंट्रल प्लांटेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है नारियल के लिए, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट तंबाकू के लिए, इसके अलावा इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, यानी कि स्टूडेंट्स अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग सेंटर्स बनाए गए जो कि प्लांट इंट्रोडक्शन का कार्य करते हैं। अरहर, चना, मूंगफली, ज्वार तथा बाजरा के लिए इन विभिन्न संस्थाओं के अलावा विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय, यानी कि इंडिया के अंदर काफी सारे कृषि विश्वविद्यालय तथा वैज्ञानिक भी जर्म प्लांट संग्रह, यानी कि जो जर्म प्लांट्स का कलेक्शन है उसको बढ़ाने में अपना सतत एक कॉन्टिन्यूअस कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं। परंतु यह आवश्यक है कि प्लांट इंट्रोडक्शन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम हेतु सभी संक्रियाओं का जो समन्वय, जो कोऑर्डिनेशन है वो एक ही संस्थान द्वारा होना चाहिए, और जर्म प्लाज्म का जो आदान प्रदान है, जो एक्सचेंज है, वो इसी संस्थान के माध्यम से होना चाहिए। यह कार्य अब भारत में NBPGR के द्वारा ही बहुत ही सुचारू रूप से किया जाता है। विदेश से मंगाई गई जो प्लांट सामग्री है, अब जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। विदेश से जो भी हम प्लांट मंगा रहे हैं उन सभी की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए, ठीक है, कहीं उस सामग्री के अंदर कोई डिजीज ना हो, तभी इस सामग्री को वैज्ञानिक यानी प्लांट ब्रीडिंग हेतु प्रयोग में ला सकते हैं। ऐसा अत्यंत आवश्यक है जिससे कि विदेश में पाए जाने वाले जो प्लांट डिजीज हमारे देश में प्रवेश करके हमारी फसलों को नष्ट न कर सकें। राइट। NBPGR IARI के पूर्व स्थापन विभाग यानी कि डिवीजन ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन को 1956 में पादप पूर्व स्थान व अन्वेषण संगठन यानी प्लांट इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का रूप दिया गया था। इसी को 1976 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय पादप पूर्व स्थान ब्यूरो यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन का रूप दिया, जिसका नाम 1977 में बदल करके राष्ट्रीय पादप अनुवंशिक संस्थान ब्यूरो यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कर दिया गया। इस संस्थान का मुख्य कार्य, इनका जो मेन कार्य है वो अनेक फसलों के लिए विदेशों तथा देशज सामग्री का अन्वेषण, संग्रह यानी कलेक्शन, मूल्यांकन, साथ में डॉक्यूमेंटेशन व मेंटेनेंस और एक्सचेंज का वितरण है। संस्था में प्रत्येक फसल के लिए एक बड़ी संख्या में जीन प्रारूप यानी कि जो हमारा जीनोटाइप है वो उपलब्ध रहता है,
और इसकी संख्या में प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है, क्योंकि हर दिन एक नया जीनोटाइप जो है वो इंक्रीज रहता है। तो इन कलेक्शन को, इन संग्रह की सूची समय समय पर प्रकाशित होती रहती है, जिससे वैज्ञानिक अपनी वांछित सामग्री वहां से यथा समय प्राप्त कर सके। क्योंकि आपको पता है कि जब आप कोई सेंटर बनाते हो, एक संस्था बनाते हो, और वो भी नेशनल लेवल की संस्था बनाते हो, इंटरनेशनल लेवल की संस्था बनाते हो, तो वहां पर देखिए ये सारी चीजें, ये सारी प्रक्रियाओं को अंजाम देना होता है, ताकि सारे के सारे जो देश है वो उस चीज से फायदा उठा सकें। आगे स्टूडेंट्स आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, एनबीपीजीआर के 5 उपकेंद्र शिमला, जोधपुर, कन्याकुमारी, अकोला तथा शिलोंग में स्थित है, और ये जो है क्षेत्रीय उत्तरदायित्व को निभाते हैं तथा उन क्षेत्रों के विशिष्ट फसलों के लिए इंट्रोडक्शन आदि का कार्य भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्लांट इंट्रोडक्शन के कार्य की जो व्यवस्था है वो रोम, इटली में स्थित अंतर्राष्ट्रीय पादप अनुवंशिक संस्थान बोर्ड यानी इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स द्वारा की जाती है, और इस बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी, और यह कंटिन्यू पत्रिकाएं तथा अन्य सामग्री प्रकाशित करता रहता है, जो कि अनेक देशों में वैज्ञानिकों को भेजी जाती है। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों की जो मीटिंग है वो इसी बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाती है, जिससे कि विश्व के प्लांट इंट्रोडक्शन कार्य में एक प्रकार का समन्वय बना रहे। मान लीजिए कोई इकोनॉमिक वैल्यू का प्लांट है और वो किसी दूसरे कंट्री में नहीं है, तो ऐसे में प्लांट इंट्रोडक्शन के जरिए वो जो है अपनी कंट्री में ला सकता है। मान लीजिए किसी कंट्री में कोई इकोनॉमिक वैल्यू का प्लांट नहीं है और वो कंट्री चाहती कि भाई हमारे पास भी ये प्लांट होना चाहिए ताकि हम भी इसका इकोनॉमिक फायदा उठा सकें, तो ऐसे में क्या होगा कि इस संस्था से वो कांटेक्ट करके प्लांट इंट्रोडक्शन की प्रक्रिया के द्वारा उसके देश में भी, यानी जिस देश में उस पर्टिकुलर इकोनॉमिक वैल्यू का प्लांट नहीं है, वो मंगाया जा सकता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। ये जो प्लांट इंट्रोडक्शन किया जाता है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इतनी सारी हमने संस्थाएं बना दी हैं देश में, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, तो इसके क्या फायदे हैं या इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहला है क्रॉप इंप्रूवमेंट, यानी जो क्रॉप्स प्लांट है उनके इंप्रूवमेंट के लिए। प्लांट ब्रीडिंग का मुख्य लक्ष्य जो होता है वो बाहर से लाए गए पौधों में वांछित लक्षणों जैसे कि रोगों के लिए प्रतिरोध, रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज, संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन द्वारा देशज जर्म प्लाज्म में स्थानांतरित करना है। ऐसे इंट्रोडक्शन जर्म प्लाज्म जिसको तुरंत ही प्रयोग में लाया ना जा सके, भविष्य में प्लांट ब्रीडिंग प्रक्रियाओं के लिए प्रिजर्व कर लिया जाता है। राइट, ये मैंने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था स्टूडेंट कि जब आप किसी प्लांट को बाहर से लाते हो, ठीक है, और आप अपने देश में लगाते हो, तो चूंकि आपको पता है भाई अलग अलग एनवायरनमेंट होता है प्लांट के लिए, तो यहां पर लाओगे तो उसका एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। तो ऐसे में हो सकता है कि वो प्लांट इस एनवायरनमेंट को अडेप्ट ना कर पाए और वो डेड हो जाए, तो हमें उसकी जर्म प्लाज्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हमें उसका जीनोटाइप थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा जिससे कि वो इस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर ले। इसके बाद नंबर सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, सस्य किस्मों के रूप में सीधा प्रयोग, यानी कि डायरेक्ट यूज एज ए क्रॉप वैरायटी। बाहर से लाए गए कुछ पौधे इतने उत्कृष्ट होते हैं कि वह सीधे ही नई किस्म के रूप में प्रयोग में लाए जा सकते हैं, जैसे कि चावल में IRB तथा TN1। इसके अलावा गेहूं में जैसे सोनारा 64 का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी बार यूज़ मैंने किया है वीडियो के अंदर, या लर्मा रोजो है, तो इन सब के बारे में। नंबर थर्ड आता है स्टूडेंट्स, एक तरीके से जो आपने ऑर्नामेंटल प्लांट देखे होंगे जो कि सजावटी के काम आते हैं, तो सजावटी पौधों के रूप में भी प्रयोग किए जा सकते हैं, यानी यूज एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट। बाहर से लगाए गए कुछ पौधों को सजावटी पौधों के रूप में प्रयोग किया जाता है, इससे कुछ घास, सजावटी पुष्प व झाड़ियां भी शामिल हैं। इसके बाद स्टूडेंट प्लांट इंट्रोडक्शन का नंबर 4 ऑब्जेक्टिव क्या है, सस्य वितरण व उद्भव के अध्ययन में प्रयोग, यानी कि एक्सपेरिमेंट इन द स्टडी ऑफ क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑरिजिन। फसली पौधों के वितरण, यानी जो क्रॉप्स प्लांट होते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ऑरिजिन व उनकी सामग्री में से विशेष सहायता मिली है। कभी कभी इस प्रकार के अध्ययन के लिए विशिष्ट खोज यात्राओं का भी आयोजन किया गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स प्लांट इंट्रोडक्शन का नंबर 5 ऑब्जेक्टिव क्या है, नई फसल का पूर्व स्थापन, यानी जो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स प्लांट है उनके बारे में। तो लिखेंगे कभी कभी नई फसल बाहर से भी लाई जाती है। आपको पता है कि इंडिया के अंदर आज के समय में काफ़ी सारी ऐसे फसलें हैं जो कि बाहर से मंगाई गई हैं, वो इंडिया की नहीं थी, नेचुरली वो इंडिया की नहीं थी, बाहर से थी। तो कभी कभी क्या होता है, नई फसलें बाहर से लाई जाती हैं, यदि यह फसल देश में ना हो और इसकी खेती करना देश के हित में हो। तो भारत में समय समय पर नई फसलें बाहर से लाई गई हैं, जैसे कि अरहर है, पपीता है, काजू है, आलू है, टमाटर है, मक्का है, ये सारी जो फसलें ये बाहर से मंगाई गई हैं। राइट, लेकिन आज के समय में आपको पता है कि कितना यूटिलाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि
चीज़ों के हेडिंग्स जरूर याद रखना, ठीक है। एग्जाम पेपर में हो सकता है कि लंबे समय तक आप इन चीज़ों को रिटेन ना कर पाएं, कम से कम हेडिंग जरूर याद रखना। हेडिंग याद रहेगा तो सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। और एक स्टोरी की तरह चीज़ों को डेवलप किया करो। जब भी आप किसी चीज़ की पढ़ाई करते हो, आगे चल करके हो सकता है आप हायर स्टडी के लिए जाएं, तो आप लोग चीज़ों को स्टोरी की तरह लेकर जाएं। जरूरी नहीं है कि आप इसको रटें, आपको एक स्टोरी की तरह समझना है, तब आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मिलता है स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाय बाय, टाटा।